जैसे ही भोलू ने रविकेश की ओर भाला फेंका, एक छलांग, एक चीख, एक वार, लेकिन रविकेश पर नहीं, केतन पर। केतन रविकेश और भाले के बीच आ गया, अपने मित्र की जान बचाने के लिए। केतन, नहीं, ये क्या किया तूने? केशव नगर राज्य के एक छोटे से गांव वनकुसुम में रविकेश नाम का एक सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी प्रिया के साथ खेत में बैठा हुआ था। उनकी आंखों में आने वाली फसल के लिए गहरी उम्मीद थी। प्रिया, देखना इस साल हमारी फसल कितनी शानदार होगी, मेरी तो आत्मा कहती है। हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हारी मेहनत नहीं, मेरी भी दुआएं और इस धरती पर हमारा पसीना मिला है। रविकेश, तुम बस मेहनत करते रहो। तुम भी कम नहीं हो प्रिया। पूरे गांव में तुम्हारी जैसी मेहनती और नेक दिल औरत मैंने नहीं देखी। हमारी जमीन भले ही कम हो, पर हमारा दिल बहुत बड़ा है ना? प्रिया हंसती है और दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। कुछ पल की शांति के बाद वे धीरे धीरे उठते हैं और अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। अरे, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी, घर में लकड़ियां बिल्कुल खत्म हो गई हैं। अरे चिंता क्यों करती हो मेरी प्रिया, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल में लकड़ियां काटने के लिए ही निकलूंगा। तुम्हारी ये छोटी मोटी चिंताएं मैं एक पल में दूर कर दूंगा। अब चलो, बहुत काम हो गया आज। वे घर के अंदर चले जाते हैं, अगले दिन की सुबह का इंतजार करते हुए। अगली सुबह रविकेश कुल्हाड़ी लेकर शांतवन जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में पहुंचकर वह एक बड़े पेड़ के पास रुकता है। जैसे ही वह कुल्हाड़ी उठाने वाला होता है, उसे झाड़ियों में से दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। वह चौकन्ना होकर आवाज की ओर बढ़ता है। हे भगवान, ये तो एक घायल भालू है। बाप रे, इसे तो बुरी तरह से चोट लगी है। जरूर किसी जंगली जानवर ने इस पर हमला किया होगा। बेचारे के पंजे से खून बह रहा है। काश तू बोल सकता तो बता पाता कि तेरी तकलीफ कहाँ है। अभी तो सिर्फ तेरे पंजे में खून दिख रहा है, पर जिस तरह से तू दर्द से तड़प रहा है, मुझे लगता है तकलीफ तो कहीं और ही है। उसी पल एक शांत और प्रभावशाली सिद्ध मुनि वहां आ पहुंचते हैं। मुनि रविकेश और भालू को ध्यान से देखते हैं। कौन हो तुम और इस भालू से क्या बातें कर रहे हो? प्रणाम सिद्ध मुनि, मैं तो बस लकड़ियां काटने के लिए जंगल आया था। इस घायल भालू को देखा तो इस पर दया आ गई। लगता है किसी जंगली जानवर ने इस पर हमला किया है। देखिए ना, इसके पंजे से खून बह रहा है, पर जिस तरह यह तड़प रहा है, मुझे लगता है इसे कहीं और भी गहरी चोट लगी है। बहुत कम इंसान होते हैं जिनके मन में जानवरों के प्रति इतनी इंसानियत होती है। रुको रुको। सिद्ध मुनि अपनी आंखें बंद करते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। अचानक रंग बिरंगी किरणें भालू की ओर बढ़ती हैं और उसके घाव तुरंत भर जाते हैं। भालू धीरे धीरे उठकर खड़ा हो जाता है। अब ये भालू तुम्हें बता सकता है कि इसकी तकलीफ कहाँ है। इतना कहकर सिद्ध मुनि अदृश्य हो जाते हैं। भालू अपनी नई शक्ति से हैरान होता है। मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। एक क्रूर सिंह ने मुझ पर हमला किया था। मैं बचने के लिए दूसरे पेड़ पर चढ़ा, लेकिन सिंह का पंजा मेरे पंजे में लग गया और मेरा पंजा घायल हो गया। मैं पेड़ को ठीक से पकड़ नहीं पाया और जैसे ही नीचे गिरा, बाप रे, मेरे कंधे में बहुत चोट लग गई थी। तुम तो बिल्कुल मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हो। यह कैसे संभव हुआ? जब सिद्ध मुनि ने मंत्र पढ़ा, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बात करने की शक्ति आ गई है। मैंने बोला और मेरी आवाज तुम तक पहुंच गई। लगता है यह चमत्कार उन्हीं सिद्ध मुनि ने किया है। हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम मेरे घर चलोगे? ओहो, अब तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तो तुम्हारे साथ ही चिपक गया हूं।
मतलब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और क्योंकि मैं इंसानों की तरह बात करने लगा हूं तो मैं भालुओं से अब अलग हो गया हूं ना। क्या करूंगा उन भालुओं के साथ रहकर? अब तुमसे बातें करूंगा जी भर के। चलो, तुम मेरा कोई अलग नाम भी रख सकते हो। बताओ बताओ, मेरा क्या नाम रखोगे? बड़े मजे की बातें करते हो तुम। चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज से केतन कह के पुकारूंगा। क्यों, कैसा नाम है? अच्छा नाम है ना? हाँ, अच्छा नाम है। चलो 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 चलो, घर चलते हैं। रविकेश और केतन घर पहुंचते हैं। प्रिया उन्हें देखकर चौंक जाती है क्योंकि रविकेश के साथ एक बड़ा भालू है। अरे ये जंगल से तुम भालू को क्यों पकड़ लाए? रविकेश पूरी घटना प्रिया को विस्तार से बताता है, जिसमें सिद्ध मुनि का आना और केतन का बोलने लगना शामिल है। प्रिया को पहले तो विश्वास नहीं होता। क्या क्या सच में ये भालू बात कर सकता है? अरे तुम खुद पूछ लो इससे। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम केतन है। रविकेश ने मेरी जान बचाई है और अब मैं उसका साथी हूं। साथी क्या, अब तो मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूं। प्रिया आश्चर्य में पड़ जाती है। वह केतन को ध्यान से देखती है, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है। धीरे धीरे केतन की मौजूदगी घर में नई जान ले आती है। वह अपनी बातों से और छोटी मोटी मदद करके सबका मन मोह लेता है। केतन, तुम तो बहुत होशियार हो। तुम तो मेरे हर काम में हाथ बटाते हो, जैसे कोई घर का सदस्य हो। केतन अब रविकेश का सच्चा साथी बन चुका था। न सिर्फ घर में बल्कि खेतों के कामों में भी उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। एक सुबह केतन रविकेश से खेत जाने की बात करता है। रविकेश, अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगा। क्या करूंगा घर में बैठे बैठे? मुझे भी चलना है। अरे केतन, खेत का काम आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। क्या करोगे तुम वहां? क्या करूंगा? मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा और क्या। क्या मुझे कम मेहनती समझा है क्या? बस डर ये है कि गांव वालों ने तुम्हें बोलते हुए देख लिया ना, तो वो ना जाने क्या समझेंगे। देखो केतन, मैं दुनिया को जानता हूं। हर कोई मेरे जैसा नहीं है जो तुम्हें समझ सके। ओहो, मुझे दुनिया से क्या लेना देना। मुझे तो तुम्हारे संग रहना। मेरा मतलब यह है कि मुझे बस तुमसे मतलब है, क्योंकि मैं तुम्हारा साथी हूं। रविकेश मुस्कुराता है। केतन की बातों में सच्चाई और अपनापन है। अगले ही दिन रविकेश केतन को साथ लेकर खेत चला जाता है। कुछ ही दिनों में केतन ने खेती की हर बात सीख ली। वह मिट्टी की पहचान, बीजों के बारे में और फसल की देखभाल में रविकेश का सच्चा मददगार बन गया था। केतन, अब तो तू पक्का किसान बन गया है। मिट्टी का भी फर्क समझने लगा है। केतन की बात अब गांव में फैलने लगी थी कि रविकेश के पास एक बोलने वाला भालू है। यह बात आखिरकार गांव के लालची जमींदार दुष्ट राज के कानों तक पहुंचती है। क्या रविकेश के घर एक भालू है जो इंसानों की तरह बोलता है? हाँ जमींदार साहब, मैं खुद देख चुका हूं। अरे, मैंने तो उसे बोलते हुए सुना भी है। पहली बार तो मैं डर गया था। अरे भोलू, तो फिर उस भालू को लेकर तमाशा करना चाहिए। उससे तो बड़ी अच्छी कमाई होगी। यह बात आपने बिल्कुल पते की कही जमींदार साहब। अरे, इसमें मिट्टी का कोई खेल नहीं है भोलू। उसकी किस्मत और सितारे बुलंद हैं, पर जिस दिन वो सितारे गिरेंगे ना, उसी दिन यह खेत मेरा होगा और रविकेश मेरे कदमों में होगा। देख लेना तुम। समय ऐसे ही बीतने लगता है। एक दिन रविकेश और केतन जब खेत से घर लौटते हैं, तो आंगन में बैठी प्रिया को देखकर दोनों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खींच जाती हैं। प्रिया बुरी तरह खांस रही थी। अरे प्रिया, क्या हुआ? ये कैसी खांसी है? कुछ दिनों से खांसी हो रही है। अब तो दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही है। रविकेश, इसे नजरअंदाज मत करो। किसी अच्छे वैद्य को तुरंत बुलाना चाहिए।
रविकेश देर न करते हुए गांव के सबसे अनुभवी वैद्य को बुलाता है। वैद्य प्रिया को ध्यान से देखते हैं। रविकेश, देखो, इन्हें एक विचित्र बीमारी हो गई है। अगर समय पर इलाज न मिला तो यह जानलेवा हो सकती है। नहीं नहीं वैद्य जी, आप तो इलाज शुरू कीजिए। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरा सब कुछ लग जाए, मुझे मंजूर है। उस दिन से रविकेश का सारा धन अपनी पत्नी के इलाज में लगने लगता है। हफ्ते बीतते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। उस दिन रविकेश घर पर अकेला उदास बैठा था। ऐसे उदास मत बैठिए रविकेश, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ऐसा मत कहो प्रिया, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तो अब क्या करोगे? जो कुछ था सब तो मेरे इलाज में लगा दिया। अब तो बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। रविकेश सिर झुकाए बैठा था। तभी केतन तेजी से दौड़ता हुआ आता है। रविकेश, हिम्मत मत हारो। तुम्हारे 2 भाई इसी गांव में रहते हैं और तुमसे ज्यादा धनी भी हैं। उनसे मदद क्यों नहीं मांगते हो? रविकेश को यह बात ठीक लगती है। उसी शाम वह केतन को साथ लेकर अपने बड़े भाई धर्मेंद्र के घर जाता है। धर्मेंद्र रविकेश और केतन को देखकर दरवाजे पर ही रुक जाता है। उसके चेहरे पर साफ बेरुखी दिख रही थी। ओहो रविकेश, क्यों भाई, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? भैया, प्रिया की बीमारी के बारे में तो अब गांव में सब जानते हैं। मैंने जो कुछ कमाया सब इलाज में लग गया। अब कुछ धन की जरूरत है भैया। तुम तो जानते हो मेरी फसल इस बार खराब हुई है। अब खुद मुझे उधारी लेना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हें कहां से दूं? रविकेश कुछ नहीं बोला, सिर झुकाकर बाहर निकल आया। केतन गुस्से में था। वो झूठ बोल रहा था। रविकेश, मैंने उसके चेहरे को देखा है। वो देना ही नहीं चाहता था। हाँ जानता हूँ रे केतन, पर चलो, एक और भाई है सुरेश, उनसे मिलते हैं। चलो। अब दोनों सुरेश के घर पहुंचते हैं। सुरेश दरवाजा खोलता है और रविकेश को देखकर चौंक जाता है। उसके चेहरे पर भी कोई खुशी नहीं थी। ओहो रविकेश, आज भाई की याद कैसे आ गई? भैया, मेरी पत्नी प्रिया बहुत बीमार है। थोड़ा सा धन चाहिए इलाज के लिए। क्या? अरे, बंटवारे में वैसे भी तुझे ज्यादा जमीन मिल गई थी, उसे बेच नहीं देता? मेरे पास धन का पेड़ लगा है क्या जो मांगने चला आया? झूठ मत बोलो भैया। सच तो यह है कि तुमने और धर्मेंद्र भैया ने मेरे हिस्से की जमीन भी दबा ली थी। मुझे 6 बीघा जमीन मिलनी थी, बस 2 ही बीघा मिली है। 2 बीघा। अरे निकल जा यहां से। अगर कर्ज लेना है तो जमींदार दुष्टराज के पास जा। मुंह उठा के चले आता है। भाग यहां से। रविकेश और केतन दोनों भाइयों से निराश होकर लौट आते हैं। केतन अपने मित्र के लिए चिंतित था। कैसे भाई हैं तुम्हारे रविकेश? एक भी मदद को तैयार नहीं है। हाँ, इस दुनिया में इंसान ऐसे ही होते हैं, मतलबी, अपना पराया कुछ नहीं देखते। तो अब क्या करोगे? क्या जमींदार दुष्टराज के पास जाओगे? हाँ, मजबूरी है केतन। मैं नहीं जाना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे कहने पर भाइयों के पास गया। अब तुम ही बताओ, मेरे पास और क्या रास्ता बचा है? अगले दिन रविकेश और केतन जमींदार दुष्टराज की हवेली में जा पहुंचते हैं। रविकेश को उम्मीद कम थी, मगर अपनी पत्नी के जीवन की खातिर उसने खुद को झुका दिया था। दुष्टराज उन्हें देखते ही खुश हो जाता है। मैं जानता था रविकेश, एक न एक दिन तू चलकर मेरी हवेली में जरूर आएगा। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा था मालिक। जब तक इसकी किस्मत चमक रही थी तब तक बहुत अकड़ में चलता था। अब देखो कैसा मुरझाया मुरझाया सा खड़ा है। ये जमींदार, तुम्हें किसी की हालत का मजाक उड़ाने का हक नहीं है। लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए, समझे? ए भालू, बकवास बंद कर। तू इंसानों की तरह बोलता है, इसका मतलब यह नहीं है कि तू इंसान बन गया है, समझा? बताओ बताओ, क्यों आए हो?
क्या बतायूं, आपको तो सब पता है, मेरी पत्नी बीमार है। सारा धन इलाज में चला गया। कुछ धन की आवश्यकता है। अच्छा 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 अच्छा, धन चाहिए तो भैया मेरी शर्तें सुन लो। ब्याज 50% और बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। अब मेरे पास कुछ बचा है क्या जो गिरवी रखूं? जो सोने के आभूषण थे वो भी इलाज में बिक चुके हैं। अरे है ना, क्यों नहीं है? तेरे पास 2 बीघा जमीन है भैया, उसे गिरवी रखो। वक्त पर कर्ज चुकाएगा तो जमीन तेरी वरना मेरी, सीधा हिसाब। बोलो भैया। रविकेश सोच में पड़ जाता है। उसे अपनी पत्नी का जीवन बचाना था, मगर कीमत बहुत बड़ी थी। केतन ये अन्याय देखकर बेचैन हो उठता है। अरे ये तो सरासर अन्याय है। तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ऐसे तो रविकेश कभी कर्ज ही नहीं चुका पाएगा। हे रविकेश, पहले तो तू इस अपने पालतू बोलने वाले भालू को ले जा यहां से, नहीं तो मेरा मन बदल गया तो हो गया तेरा काम। जब से आया है पटर 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 पटर, चुप कर। रविकेश चलो मेरे साथ, ये कर्ज मत लो, चलो। केतन, मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है। अरे तुम बस चलो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना। हाँ चलो मेरे साथ। रविकेश केतन के साथ चला जाता है। हवेली के भीतर दुष्टराज और भोलू गुस्से से खौल रहे थे। ए मालिक, रविकेश तो हाथ से निकल गया। अरे चिंता मत कर बेटा, मजबूरी उसे फिर लौट आएगी। कितना दूर जाएगा वो? रविकेश केतन के साथ घर पर आ पहुंचता है। केतन तुरंत वहां से निकल जाता है। शाम तक केतन लौटकर नहीं आता। रविकेश और प्रिया की चिंता बढ़ने लगती है। केतन अब तक क्यों नहीं आया? कहीं जमींदार ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? अरे पता नहीं कहां गया। मेरा मन भी बड़ा बेचैन है। रात बीत जाती है। सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही केतन वहां पहुंचता है। उसके हाथ में एक चमकती जड़ी बूटी थी। अरे केतन, तू कहां था? हमें लगा कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया। अरे मैं जंगल गया था उन सिद्ध मुनि को ढूंढने जिनसे मुझे बोलने की शक्ति मिली थी। उन्हें मैंने सारी बात बताई और उन्होंने दया करके यह जड़ी बूटी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। केतन वो जड़ी बूटी प्रिया को दे देता है। कुछ देर बाद प्रिया की आंखों में चमक लौट आती है। वह पूरी तरह स्वस्थ महसूस करती है। मुझे बिल्कुल स्वस्थ महसूस हो रहा है, जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी। प्रिया, तुम्हारी खांसी भी ठीक हो गई। और केतन, तू तो हमारे लिए देवता बन गया। अगर तू नहीं होता तो मैं जमींदार से कर्ज लेकर अपनी खेती भी खो बैठता। हाँ, अब मेरी पत्नी तो ठीक है, लेकिन खेत में बीज डालने के पैसे तक नहीं बचे। मैं जानता था कि प्रिया के ठीक होने के बाद तुम्हें बीज की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं सिद्ध मुनि से बीज भी लेकर आया हूँ। हाँ 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 हाँ, ये देखो। क्या बीज? हाँ, उन्होंने यह चमत्कारी बीज दिए हैं। अब देखो, अगर तुम इन अपने खेत में बो दोगे तो ऐसी फसल उगेगी जो पूरे राज्य में किसी ने नहीं उगाई होगी, और सबसे पहले तुम्हारी फसल ही तैयार होगी। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया ना इतनी जल्दी? मजा आ गया केतन। लेकिन एक शर्त भी दी है सिद्ध मुनि ने। जब तुम्हारा समय अच्छा हो जाए तब तुम उन लोगों की मदद करना जो जमींदार दुष्टराज के कर्ज में दबे हुए हैं। अरे मित्र केतन, तू मेरा सच्चा साथी निकला। हम दोनों मिलकर अच्छे से खेत में फसल बोएंगे। चल मेरे भाई। अगले ही दिन रविकेश, केतन और प्रिया ने मिलकर खेत जोता, बीज बोया और आकाश की ओर देखकर मेहनत का वादा किया। कुछ ही दिनों में रविकेश के खेत में ऐसी फसल लहराई जैसे किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। पूरे गांव के लोग चकित रह गए। अरे देखो रे देखो, रविकेश के खेत में तो जैसे सोने जैसी फसल लहरा रही है। हा हा हा, हमारी फसल तो अभी जमी भी नहीं है और इसकी तो फसल भी तैयार हो गई। और उसकी बीवी प्रिया,
जो कि महीनों बीमार रही, अब रोज खेत में काम करती है। भैया, यह तो कोई चमत्कार ही लगता है। कुछ दिनों बाद रविकेश की किस्मत पूरी तरह बदल गई। चमत्कारी फसल ने उसे गांव का सबसे सफल किसान बना दिया। बाजार में उसके नाम की चर्चा फैल गई और गांव वाले खुशी से उसके गीत गाने लगे। रविकेश जपोराम नाम, बन गया तू धनवान। जो सोचा था वो हो गया सच। हाँ, वाकई में सच तो हो गया। लेकिन अब बारी है केतन वादा निभाने की, उन सब की मदद करने की जो जमींदार दुष्टराज के कर्जों में डूबे हैं। हाँ, बिल्कुल। चलो, आज से ही शुरुआत करते हैं। अपने गांव का बिंदेसर का खेत सबसे पहले छुड़ाते हैं। रविकेश और केतन ने अपना मुनाफा इकट्ठा किया और एक एक कर गांव वालों का कर्ज चुकाने लगे। बिंदेसर, भोला, रज्जो, सभी ने अपनी जमीनें वापस पा ली। गांव में खुशी लौटने लगी, लेकिन जमींदार दुष्टराज के चेहरे पर उदासी छा गई। यह सब देखकर दुष्टराज गुस्से से अपने साथी भोलू से बोला। उसकी आंखों में बदला लेने की आग जल रही थी। ए भोलू, तू देख रहा है ना कि क्या हो रहा है? हाँ मालिक, रविकेश ने सबके कर्जे चुकाने शुरू कर दिए हैं। अब बहुत हो गया भोलू। अगर यह रविकेश ऐसे ही सबकी जमीन छुड़वाता रहा तो मेरा क्या बचेगा? मेरा दबदबा, मेरी हवेली। अरे मालिक, आप तो बस आदेश कीजिए, कल ही उसका काम तमाम कर दूंगा। सब खेत में काम करते हैं, वहीं खत्म कर दूंगा। कहिए। खून जमीन पर गिरे ऐसा मारना साले को, ताकि सबके दिल में डर उतर जाए। जा, रविकेश को मिटा दे, जा। सुबह का सूरज उगा, लेकिन किसी तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा था। रविकेश खेत में बीजों को देख रहा था, जो अब सोने जैसे चमकते दिखते थे। केतन उसके बगल में खड़ा था। अरे केतन, देख तो, यह फसल तो जैसे गाना गा रही हो। तुम्हारे हाथ की छुअन में जादू है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो मित्र। इस बार की फसल सोने की फसल जैसी उगती हुई दिख रही है। वाह 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 वाह। इतना बोलकर अचानक केतन एक और हट गया। सच तो यह था कि केतन को किसी की आहट की भनक लग चुकी थी। तभी वहां दुष्टराज और भोलू आ पहुंचे। भोलू के हाथ में लंबा भाला था। रविकेश झुका हुआ था, खतरे से अनजान। अब भुगतो किसान। जैसे ही भोलू ने रविकेश की ओर भाला फेंका, एक छलांग, एक चीख, एक वार, लेकिन रविकेश पर नहीं, केतन पर। केतन रविकेश और भाले के बीच आ गया, अपने मित्र की जान बचाने के लिए। केतन, नहीं, ये क्या किया तूने? तुम्हारे लिए मित्रता का मतलब सिर्फ साथ नहीं होता रविकेश, कभी कभी बलिदान भी होता है। तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, क्योंकि तुम मेरे साथी हो और मैं तुम्हारा। केतन जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों में अपने मित्र के लिए प्यार था। दुष्टराज और भोलू अविश्वास भरी नजरों से घायल केतन को देखने लगे। अरे ये क्या जमींदार, इस मूर्ख भालू ने तो रविकेश के ऊपर लगने वाला वार अपने ऊपर ले लिया। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मैं फिर भी रविकेश को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे तू मूर्ख का मूर्ख भालू ही रहा। अरे तू इंसानों की तरह बोल सकता था और इंसानों की तरह रहने लगा था, लेकिन तू इंसानों की तरह चतुराई नहीं सीख सका। तुझे क्या जरूरत थी अपने ऊपर वार लेने की? क्या आवश्यकता थी बलिदान देने की? मूर्ख भालू कहीं का, तूने मेरे सारे के किराए पर पानी फेर दिया। लेकिन तुझे क्या लगता है कि मैं रविकेश को जीवित छोड़ दूंगा? नहीं, मैं रविकेश को जीवित बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरा गांव में दबदबा समाप्त हुआ है। तेरा यह बलिदान बेकार जाएगा रे मूर्ख भालू, रुक जा। केतन के होठों पर एक हल्की मुस्कान अब भी जिंदा थी। केतन ने अपने मित्र रविकेश को मुस्कुराते हुए देखते हुए ही दम तोड़ दिया। तभी वहां वही सिद्ध मुनि प्रकट हो गया, जिसने केतन को बोलने की शक्ति दी थी।
और जिसने केतन को रविकेश की पत्नी को बीमारी से बचाने के लिए जड़ी बूटी और जादुई बीज दिए थे। मुनि की आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। जिसने निर्दोष की जान ली, उसका पाप अब उससे बदला मांगेगा। दुष्ट राज और भोलू, तुम दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें इस संसार में खुलेआम रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों समाज के लिए खतरा हो। रुक जाओ। इतना बोलकर सिद्ध मुनि की क्रोधित आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर भोलू और दुष्ट राज के शरीर पर पड़ने लगी। अगले ही पल उनके शरीर में आग लग गई। कुछ ही देर में वो दोनों जलकर राख हो गए। गांव वाले इकट्ठा हो गए, सदमे और औव में। हाँ, तुम्हारा और केतन का साथ यहीं तक लिखा था, रविकेश। लेकिन सिद्ध मुनि, जमींदार के साथी भोलू ने मेरे ऊपर हमला किया था, लेकिन केतन ने उसे अपने शरीर पर ले लिया। हाँ, क्योंकि वह तुम्हारा सच्चा साथी था। जाते जाते केतन ने अपनी मित्रता का कर्ज चुका दिया। अपने साथी को कभी नहीं भूलना, रविकेश। इतना कहकर सिद्ध मुनि रंग बिरंगी किरणों में वहां से गायब हो गए। गांव वाले नम आंखों से केतन के बलिदान की सराहना करने लगे। अरे, ये कोई साधारण भालू नहीं था भैया, देवता था, देवता, रविकेश का सच्चा साथी। हाँ भैया, इसने अपनी जान दे दी और हम सबको बचा लिया। बहुत अच्छा भालू था। कुछ दिनों बाद रविकेश ने नम आंखों से केतन की याद में उसी खेत में एक पौधा लगाया जो आगे जाकर बना मित्र वृक्ष। रविकेश हर दिन उस वृक्ष को देखता और केतन की यादों को ताजा करता। केतन, तेरे बिना सब अधूरा लगेगा, लेकिन तू मिटा नहीं। तू हर उस फसल में है जो इस धरती से उगेगी। कभी कभी सच्चा साथी इंसान नहीं होता, वो एक जानवर हो सकता है जो बिना शर्त प्रेम करे, रक्षा करे और अगर जरूरत पड़े तो जीवन भी दे दे।